स्टोरी की शुरुआत एक आदमी के गिरने से होती है, जहां वो अपने दर्दनाक पास्ट को याद करता है। वो एक ऑर्फनेज में बिल्कुल अकेला बड़ा हुआ था। यहां तक पहुंचने के लिए उसने टूथ एंड नेल फाइट की और अपनी पूरी जिंदगी जस्टिस के परस्यूट में लगा दी। लेकिन सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। रियलिटी एक क्रूअल मिस्ट्रेस निकली, जिसने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर उसके मुंह पर मार दिया और उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। इसी वजह से उसका अपने बॉस के साथ क्लैश हो गया। बॉस उस पर चिल्लाता है और उसे क्रेजी कहता है क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ जाना चाहता था। फिर उसका सीनियर और पास आता है और ध्यान से सुनने को कहता है। उसे प्रोसिक्यूटर सीओ जैंग गैंग कहकर बुलाता है। बुढ़ा आदमी पूछता है कि उसकी सैलरी के लिए टैक्स कौन भरता है। क्लियरली इंप्लाई करता है कि कॉमन लोग नहीं। बॉस कहता है कि एक डॉग भी उस हाथ को नहीं काटता जो उसे खाना देता है, और सीओ को केस को हमेशा के लिए बरी करने का ऑर्डर देता है। अपनी मुट्ठी भींचकर सीओ जुन जायोंग पूछता है कि क्या ज्यादा टैक्स देने से किसी को क्राइम करने का राइट मिल जाता है। वो कहता है कि जिसने भी ऐसा लॉ लिखा है उसे भी जेल में डाल देगा। इस पर बॉस सार्कास्टिक स्माइल के साथ उसे एरोगेंट किड बोलता है, जिसे अपनी औकात नहीं पता। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां सीओ जुन जैंग पानी में गिर रहा होता है और उसके बॉस की आवाज गूंजती है, कोई ऐसा काम मत करना जिसका रिग्रेट हो। उस वक्त रेन में मास्क्ड लोग अपीयर होते हैं, जो रिवील करते हैं कि वही लोग उसे यहां फेंकने के जिम्मेदार हैं। पानी के अंदर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही रिग्रेट है, कि वो इस घटिया दुनिया को छोड़ रहा है बिना अपने बॉस जैसे लो लाइफ्स को सजा दिए। जमीन पर खून में लथपथ पड़े हुए सीओ जन जायोंग पूछता है, क्या यही उसका एंड है, इतना यूजलेस और मीनिंगलेस। उसकी विजन फेड होने लगती है और वो सोचता है, काश थोड़ा और टाइम मिल जाता, सब कुछ बदल सकता था। अचानक ही ब्राइट लाइट उसके दिमाग में फ्लैश होती है, जहां पैरामेडिक्स उसे बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। जब उसे होश आता है, सबसे पहले वो वाइट सीलिंग और एक आईवी बैग देखता है। अपने हाथ में आईवी लाइन देखकर वो सोचता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूं। वो बेड पर बैठ जाता है शॉक में कि इतनी हाइट से गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड ग्रिन आ जाती है और वो हंसने लगता है। रियलाइज करता है कि उसे सेकेंड चांस मिल गया है। अब उसके पास टाइम है अपने दुश्मनों को हंट करने का, चाहे उन्होंने उसे क्रिमिनल बनाकर फंसा दिया हो। उसका जिंदा होना ही उनके लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा। वो तुरंत हॉस्पिटल से निकलने का डिसीजन लेता है और बाथरूम की तरफ जाता है। लेकिन मिरर में देखकर जब वो अपना चेहरा टच करता है, उसे कुछ अजीब लगता है, जैसे ये चेहरा उसका है ही नहीं। रिफ्लेक्शन में बिल्कुल अलग फेस देखकर वो पैनिक हो जाता है और चीख पड़ता है। उसकी आवाज़ भी बदली हुई होती है, जो कन्फ्यूजन और बढ़ा देती है। डेस्परेशन में वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है। सोचता है ये कोई वियर्ड ड्रीम होगा, लेकिन पेन रियल होता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। सोचता है सपना इतना रियल कैसे हो सकता है। उसे लगता है कहीं उसका असली बॉडी कहीं और मर न रहा हो। सपने से बाहर निकलने के लिए वो विंडो की तरफ भागता है, लेकिन तभी डोर खुलता है और एक कपल अंदर आता है, खुशी से सीओ जिन बुलाते हुए। जब वो उसे जंप करने जाते देखते हैं, उनकी खुशी शौक में बदल जाती है। वो पूछते हैं, तुम कौन हो। तब सीओ प्रोसिक्यूटर को समझ आता है कि उसके साथ कुछ इम्पॉसिबल और लॉजिक डिफाइंग हो चुका है, और कन्फ्यूजन से बचने के लिए वो एमनीजिया का नाटक करता है और किम सीओ जिन की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है। डॉक्टर की ऑफिस में औरत पूछती है कि उसके बेटे ने जंप करने की कोशिश क्यों की। डॉक्टर कहता है ये टेम्पररी सिम्टम है। शुरुआत में इस सिचुएशन को समझना और एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो चिल्लाता रहा कि वो किम सीओ जिन नहीं है, जिसके बाद उसे एक साइकिक के पास ले जाया गया। साइकिक उसे देखकर अजीब स्माइल के साथ कहती है कि उसके अंदर एक मरा हुआ आदमी है। उसकी नई माँ पैनिक हो जाती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है कि वो इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है। लेकिन साइकिक खुद ही एक्सपोज हो जाती है, जब वो कहती है कि अंदर एक फीमेल स्पिरिट है और एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। काफ़ी केओस के बाद धीरे धीरे वो अपनी नई जिंदगी और नए बॉडी का आदत डाल लेता है। 3 हफ्ते के बाद फाइनली वो अडाप्ट कर लेता है। टीवी देखते वक्त एक न्यूज़ उसका ध्यान खींचती है। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि प्रोसिक्यूटर सीओ जन जैंग मर चुका है। तब उसे समझ आ जाता है कि अब उसे किम सीओ जिन बनकर ही जीना होगा। किचन में जाकर वो देखता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पूरी तरह से सेट है। वो अपने नए फादर को गुड मॉर्निंग कहता है, जो वापस ग्रीट करता है। अपनी पिछली जिंदगी के लोनली ऑर्फन के ऑपोजिट अब उसके पास एक रियल फैमिली है। उसके फादर का नाम किम जून मान है, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ, और वही टाइप का करप्ट आदमी जिससे वो पहले सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो प्रोसिक्यूटर्स को ब्राइब करता है बिना डरे, लेकिन फैमिली के लिए जेन्युइनली केयरिंग लगता है, जो प्रोटैगनिस्ट को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद वो पूरी तरह बुरा नहीं है।
उसकी नई माँ ओमी जंग एक एलिगेंट वुमन है जो कभी बर्तन नहीं धोती और मानता है कि फ्रांस से आई हर चीज़ ऑटोमेटिकली सुपीरियर होती है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई किम जिन यांग भी टेबल पर आ जाता है, सपने देखते हुए एक ग्रेट शेफ बनने का सपना देख रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी इस बात को काफ़ी स्ट्रेंज मानता है कि उसके पास अचानक से 3 नए फैमिली मेंबर्स आ गए हैं। लेकिन सबसे अजीब बात है इस नए बॉडी में होना। कोइंसिडेंटली इस लाइफ में भी वो प्रोसिक्यूटर ही है, लेकिन अभी ट्रेनी है और वो बिल्डिंग के 5th फ्लोर से गिरा था। उसे याद नहीं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसलिए वो सोचता है कि क्या ये भगवानों का प्रैंक था। चाहे ये डिवाइन जोक हो या कुछ और, उसे सेकेंड चांस मिला है और वो इसे पिछली जिंदगी की तरह यूजलेस तरीके से खत्म नहीं होने देगा। सूप में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए वो सोचता है कि अगर वो अपने पास मौजूद सारे रिसोर्सेज का सही यूज करे तो वो जो चाहे पा सकता है। इसी तरह वो चीफ प्रोसिक्यूटर किम योंग जुन से अपना बदला ले सकता है, वही आदमी जो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार था। थोड़ी देर बाद उसका फादर पूछता है कि क्या वो अगले दिन काम पर वापस जा रहा है, और यंग मैन सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। किम जुन मन पूछता है कि क्या उसे और रेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे लॉस्ट टाइम को कवर करने के लिए काम करना जरूरी है। फिर फादर सजेस्ट करता है कि जाने से पहले अंकल को डिनर के लिए इनवाइट किया जाए, जो दोनों भाइयों को काफी सरप्राइज करता है। उनकी रिएक्शन देखकर भी किम जुन मन इग्नोर करता है और अपने छोटे भाई जिन यांग को बात करने के लिए बुलाता है। फादर उससे कहता है कि अपने बड़े भाई को गुड बाय कह दे, क्योंकि वो वापस गंगुआन डू सिटी जा रहा है। प्राइवेट में जिन यांग बताता है कि उसने अंकल के साथ डिनर अवॉइड करने के लिए पहले से ही प्लान्स बना लिए थे और इसी वजह से उसे डांट भी पड़ी। वो अपने भाई के एमनीजिया को याद करता है और कहता है कि अब वो उसे दिखाएगा कि उनका अंकल कितना इनबेरेबल है। जिन यांग कंप्लेन करता रहता है कि उनका अंकल दुनिया का किंग बनने की एक्टिंग करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन पैसों के लिए हमेशा हाथ फैला देता है। ये बात प्रोटैगनिस्ट की क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। सूजन जायोंग सोचता है कि वो जल्द ही जान लेगा कि ये अंकल असल में कैसा है। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही लग्जूरियस हाउस में। अपने रूम में पढ़ते हुए किसी का मैसेज आता है कि अंकल विजिट के लिए आ चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट बुक बंद करता है और सोचता है कि फाइनली वो उस रिलेटिव का चेहरा देखेगा जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए वो सोचता है कि क्या अंकल उसके पुराने बॉस जितना बुरा हो सकता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो सामने खड़ा होता है। एक जोर का शॉक उसे लगता है और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो बड़ा आदमी सिर्फ हल्का सा नॉड करता है और एक सिनिकल स्माइल देता है, वही स्माइल जो प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके सामने उसके सबसे बड़े एनिमी का चेहरा था। उसकी जिंदगी के सबसे बुरे मेमोरीज वापस आ जाते हैं। किम योंग जुन का वो मॉकिंग गेज याद आ जाता है। अब कोई डाउट नहीं बचता। फेक स्माइल के साथ अंकल पूछता है कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है, बिल्कुल कंसर्न्ड रिलेटिव की तरह एक्ट करते हुए। प्रोटैगनिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस कमबैक ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, वही इस बॉडी का अंकल निकला। डिनर के दौरान किम योंग जुन प्रिटेंड करता है कि जब उसने एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनी तो वो बहुत वरिड हो गया था। वो कहता है कि अपने नेफ्यू को रिकवर होते देखकर उसे खुशी हो रही है। फादर बताता है कि उसके बेटे की मेमोरी चली गई है और अंकल इस बात को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अब्जॉर्व करते हैं। किम योंग जुन पूछता है कि क्या वो काम हैंडल कर पाएगा, जबकि प्रोटैगनिस्ट के अंदर गुस्सा उबल रहा होता है। लेकिन फिलहाल वो कंट्रोल करता है और फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूजन जायोंग सोचता है कि सिर्फ पर्सनल मेमोरीज गई हैं, बाकी सब ठीक है और यही उसके रिवेंज के लिए काफ़ी है। अंकल ऑफर करता है कि वो अपनी पावर का यूज करके अपने नेफ्यू को सू ले जा सकता है, जिससे फादर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। कैमरा स्टेक का एक पीस कट होते हुए दिखाता है जो डिनर टेबल पर भरी हुई टेंशन और दबा हुआ गुस्सा रिप्रेजेंट करता है। किम योंग जुन पूछता है कि उसे ये प्रपोजल कैसा लगा, उसे स्पॉट पर डालते हुए। सूजन जायोंग कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कसम खाता है कि वो दोबारा उस आदमी का शिकार नहीं बनेगा। नाइफ पकड़े हुए किम योंग जुन अचानक टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या उसे एक्सीडेंट के बारे में सच में कुछ याद नहीं है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत मना कर देता है। इस पर अंकल एक सैटिस्फाइड स्माइल देता है, जैसे एमनीजिया उसके लिए काफ़ी यूजफुल हो। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट अपना सामान पैक करके काम पर जाने के लिए रेडी होता है। बॉक्स उठाते हुए उसे डिनर के दौरान अंकल की वो अजीब स्माइल याद आती है। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी या उसके पीछे कोई डार्क मीनिंग था। तभी एक आवाज़ उसे इंटरप्ट करती है, पूछती है कि क्या पैकिंग हो गई। वो आवाज़ किम यांग वान की होती है, किम योंग जुन का बेटा, और एक बड़ी कोइंसिडेंस ये भी है कि वो भी एक प्रोसिक्यूटर है। बॉक्स उठाए हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कुछ भूल गया है और लिविंग रूम से गुजरते हुए निकलने लगता है।
लेकिन उसका कजिन उसे रोक लेता है और एक फोल्डर उठा लेता है। पूछता है कि क्या ये वही केस है जो वो स्टडी कर रहा है। सिचुएशन को देखते हुए किम यांग वान स्मग स्माइल के साथ फाइल खोल लेता है, जिससे सीओ जन जायोंग काफी नर्वस हो जाता है। कजिन केस डिटेल्स पढ़ना शुरू करता है और सुपीरियॉरिटी दिखाते हुए कहता है कि वो सब एक्सप्लेन कर देगा। प्रोटैगनिस्ट हेल्प लेने से मना करता है, लेकिन किम यांग वान इंसिस्ट करता है और कहता है कि इशू सिर्फ एविडेंस की कमी का है। जब कजिन अपना नॉलेज फ्लॉन्ट कर रहा होता है, अंकल डोर से सब देख रहे होते हैं और स्कॉफ करते हैं। उन्हें ये काफी पथेटिक लगता है कि उनका बेटा उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है। किम योंग जुन वाइन का एक सिप लेता है और कैजुअली बोलता है कि टाइम के साथ उसका नेफ्यू भी सब सीख जाएगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा थॉटफुल हो जाता है। उसे लगता है कि इस केस को सिर्फ असॉल्ट के एंगल से जीतना काफी मुश्किल होगा। ये सुन के किम यून वन उसे मॉकिंगली देखता है और पूछता है, तुम्हें इतने कॉम्प्लेक्स केस के बारे में क्या ही पता होगा। तब सू जैन जांग तुरंत जवाब देता है कि सिर्फ ड्रिंकिंग के बेसिस पर यह प्रूव करना मुश्किल है कि विक्टिम इनकैपेसिटेटेड थी। ऊपर से दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे और उनके बीच रोमांटिक मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए थे। कजिन एक स्मग स्माइल देता है और कंफर्म करता है कि डिफेंस एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट यूज करेगी। लेकिन तब हमारे प्रोटैगनिस्ट के फेस पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके पास प्लान बी था। वो कहता है कि अगर वो होता तो पीनल कोड के आर्टिकल 302 का यूज करके उस आदमी को फंसाता। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उस आदमी ने लड़की को डिसीव किया, सीरियस रिलेशनशिप का प्रॉमिस देकर उसे लीड ऑन किया। सिर्फ ये फैक्ट ही उसे पनिशेबल बनाता है। वो सवाल करता है कि जब इजी रास्ता है तो मुश्किल रास्ता क्यों लेना। बैकग्राउंड में किम योंग जुन ये सब देखकर शॉक्ड और इम्प्रेस्ड लगता है। तब फादर इंटरवीन करता है और बोलता है कि दोनों अपनी जगह सही हैं, क्योंकि लॉ को कई तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये सुनते ही किम योंग जुन अपना ग्लास टेबल पर रखता है और कहता है कि काफी लेट हो गया है, उन्हें चलना चाहिए। फादर और मदर एक रिलीव्ड लुक एक्सचेंज करते हैं, खुश की फैमिली के बीच सब ठीक से खत्म हो गया। अगले दिन रोड पर फादर सीओ जैन जैंग को कॉल करता है। हंसते हुए कहता है कि उसने कभी अपने अंकल को इतना फ्लस्टर्ड नहीं देखा। प्रोटैगनिस्ट कार में मुस्कुराता है, कॉल एंड करता है, जबकि फादर उसकी काफी तारीफ कर रहा होता है। रियर व्यू मिरर में खुद को देखकर उसे थोड़ा बुरा भी लगता है, इस बॉडी के असली ओनर के लिए। कुछ ही देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, गैंगविन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस। बिल्डिंग के अंदर जाते ही सू जैन जैंग सोचता है कि वो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा डिप्रेसिंग था, सबके चेहरे पर हार का बोझ दिखता था। पता चलता है कि इस जगह को दोंगनाम एग्जाइल कहा जाता है। यहाँ उन प्रोसिक्यूटर्स को भेजा जाता है जो अपने केसेस हार चुके होते हैं। वो रूम 285 की तरफ बढ़ता है, जो प्रोसिक्यूटर लियांग सू का ऑफिस था। अंदर जाते ही उसे याद आता है कि यहीं किम यो जिन इंटर्नशिप कर रहा था। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सू जैन जैंग सोचता है, ओल्ड जॉब में वापस आना अच्छा लग रहा है। तब अचानक एक आवाज आती है, दरवाजे के सामने बेवकूफों की तरह क्यों खड़ा है। लियांग सू कहता है कि छुट्टी से वापस आ गया है तो रेडी रहना, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए। वो गुस्से में फाइल्स का एक बंडल डेस्क पर पटक देता है, लाउड नॉइस होती है। प्रोटैगनिस्ट पेपर्स उठाता है, अपना पहला केस सुनने के लिए रेडी। केस एक 40 साल की औरत का था, जो घर जाते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। लियांग सू पूछता है कि क्या वो 3 हफ्ते सिर्फ आराम करता रहा, और केस का समरी मांगता है। सू जैन जैंग एक्सप्लेन करता है कि ड्राइवर पर इंडाइटमेंट हो चुकी है, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि ये अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था। लियांग सू बोलता है कि उन्हें प्रूव करना होगा कि एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था, और एक्सपेक्टेड सेंटेंस पूछता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि प्ली डील के साथ 1 साल जेल और 2 साल प्रोबेशन मिल सकता है। ये सुनते ही सीनियर प्रोसिक्यूटर भड़क जाता है और चिल्लाता है, क्या 3 हफ्ते प्राइवेट लेसन्स लिए अपने अंकल से। लियांग सू अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे ये रुकी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कोई फ्लॉ भी नहीं मिल रहा क्रिटिसाइज करने के लिए। इसलिए वो पूछता है कि क्या उसने एक्सीडेंट साइट विजिट की है। प्रोटैगनिस्ट सीधा मना कर देता है। बस फिर क्या, सीनियर का गुस्सा फट पड़ता है। चिल्लाते हुए कहता है कि एक रुकी को क्राइम सीन जाना ही चाहिए। उंगली से रोड की तरफ इशारा करके तुरंत भेज देता है, कोई एक्सक्यूज नहीं। बाहर आकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ 1 घंटे के काम के बाद ही क्राइम सीन भेज दिया गया। फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे रियल एक्शन का इंतजार था। वो केस एनालाइज करना शुरू करता है और याद करता है कि सीन एक शार्प कर्व्ड वाला शोल्डर रोड था। रोड को देखकर सोचता है कि 80 किलोमीटर पर आवर पर इस कर्व को कैसे लिया होगा। वो एस्फाल्ट पर क्राउच करता है और सोचता है कि नॉर्मल ड्राइवर तो स्लो करेगा। तब उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो डेब्री का एक टुकड़ा उठाता है। वो कार के साइड मिरर का पीस था, जो केस सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। तब अचानक उसे एक अजीब विजन दिखता है। एक औरत डेस्परेट होकर मदद मांग रही होती है।
एक आदमी कहता है ये रिक्वेस्ट नहीं है, 200 मिलियन का डील है। कार में बैठा आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता और ऑफर 300 मिलियन कर देता है। औरत डील एक्सेप्ट कर लेती है और आदमी इजी मनी मिलने पर सेलिब्रेट करता है। विजन गायब हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा रह जाता है, सोचते हुए कि ये सब क्या था। उसे समझ आ जाता है कि रीइंकार्नेशन के बाद से कुछ ऑब्जेक्ट्स को छूने पर उनका पास्ट दिखने लगता है। हाथ में पकड़े मिरर के टुकड़े को देखकर वो सोचता है कि क्या जो विजन उसने देखा था वो इस करंट केस से जुड़ा हो सकता है। फेवर और 300 मिलियन के वर्ड्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, जो उसे काफी इंट्रीग कर देते हैं। सिचुएशन को देखते हुए उसे शक होने लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट नहीं था। जमीन पर झुककर वो सोचता है कि शायद और भी मेमोरीज हो सकती हैं, लेकिन उसे पता है कि वो विजन्स को फोर्स नहीं कर सकता। तभी अचानक एक आवाज उसका नाम लेती है, किम यो जिन, जो उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लेती है। वहां उसके कलीग्स शेन जैंग संग और लियो ही खड़े होते हैं। नर्वस सी स्माइल के साथ शेन जैंग संग पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट बिना किसी को शक हुए मिरर का टुकड़ा छुपा लेता है। वो बोलता है कि बस सीन चेक कर रहा था और सोचता है कि उसे दूसरों के आसपास ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। शिन जोंग सुन पूछता है कि उसे चोट कहाँ लगी, क्योंकि युन वॉन को भी पूरी डिटेल्स नहीं पता। लियो ही जवाब देता है कि उसे थोड़ी बहुत चोट लगी है, बिना इंसिडेंट के बारे में ज्यादा बताए। तब शेन जोंग संग कंप्लेन करता है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया क्योंकि उस ब्रांच के लोग उनसे नफरत करते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि एग्जाइल हुए प्रोसिक्यूटर्स के लिए उस जैसा रिच रुकी एक बड़ा हेडेक होगा। उसका कलीग बोलता है कि जल्दी निपटाओ, क्योंकि सुना है ये सिर्फ एक सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट है। सू जैन जैंग दोनों को कहता है कि पास के कैफे में वेट करें, लेकिन शिन जोंग पूछता है कि वो सीधे चलते क्यों नहीं। सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे कुछ चीजें चेक करनी है और वो अभी यहां से जाने वाला नहीं है। ये सुन के शिन जोंग इरिटेट हो जाता है और जोर से अपना हाथ प्रोटैगनिस्ट के कंधे पर रख देता है। वो पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। बैकग्राउंड में लियो ही वरिड एक्सप्रेशन के साथ सीन देखती रहती है, समझ नहीं पा रही कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस एक मॉकिंग लाफ छोड़ देता है। अपने कलीग का एटीट्यूड उसे बिल्कुल पैथेटिक लगता है। वो हाथ हटा देता है और कहता है कि ये केस उसका है और अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो पहले ही चले जाओ। शिन जोंग उसकी ओडेसिटी से शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अपनी डेब्यू ही बर्बाद करना चाहता है। वो लेक्चर देता रहता है, कहता है कि दूसरी साइड का लॉयर उसके फादर का फ्रेंड है और पहले उससे मदद मांगता था। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं होता कि 30 साल से ऊपर का प्रोसिक्यूटर उसे अपने डैडी के फ्रेंड से थ्रेटन कर रहा है। विक्टोरियस स्माइल के साथ वो कहता है कि घर पहुंच के मैसेज करना। क्लियरली दिखाता है कि वो बिल्कुल नहीं डरा। सार्कास्टिक ग्रिन के साथ कहता है कि अपने डैडी के फ्रेंड से कहना कि बिग बैड किम यो जिन से लड़ने आए। ये मौकरी देखकर शिन जोंग गुस्से से लाल हो जाता है और जोर से प्रोटैगनिस्ट का कॉलर पकड़ लेता है। हंगामा देखकर लियो ही आगे आती है और फर्म आवाज में दोनों को लड़ना बंद करने को कहती है। वो बताती है कि वो पास के कैफे में वेट करेगी और जब काम खत्म हो जाए तो कॉल करना। अनॉयड कलीग कॉलर छोड़ देता है और नफरत भरी नजर से घूरते हुए चला जाता है, बदला लेने की कसम खाते हुए। कार में बैठकर शिन जोंग कहता है कि वो युन वॉन, चीफ प्रोसिक्यूटर के बेटे को कॉल करेगा ताकि सिचुएशन सॉर्ट हो जाए। लियो ही सोचती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है और किम यो जिन को कॉल करके पूछती है कि उसे क्या हो गया है। उसे हमेशा लगता था कि वो सिर्फ शो ऑफ करने वाला बंदा है, लेकिन अब उसे डाउट होने लगता है। फिर भी वो जल्दी ही ये थॉट डिसमिस कर देती है, सोचकर कि उसका नया एटीट्यूड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वापस एक्सीडेंट सीन पर प्रोटैगनिस्ट अपने कलीग्स को जाते हुए देखता है और फाइनली अकेला रह जाता है। वो सोचता है कि पुराना किम यो जिन ऐसे लोगों के साथ क्यों घूमता था और किम युन वॉन के साथ भी। पिछले कुछ हफ्तों में जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की थी उससे पता चला था कि बॉडी का प्रीवियस ओनर काफी कैलकुलेटिंग इंसान था। वो फिलहाल इस बात को साइड में रख देता है और एक्सीडेंट सीन की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का डिसीजन लेता है। तभी एक बुजुर्ग औरत पास आकर उसे वार्न करती है कि यहाँ खड़े रहना डेंजरस है। प्रोटैगनिस्ट अपना इंट्रोडक्शन इन्वेस्टिगेटर के तौर पर देता है और औरत पूछती है कि क्या अभी भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ बाकी है। बुजुर्ग औरत पुअर सू जायोंग के लिए अफसोस जताती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो डिसीज्ड को अच्छे से जानती थी। वो कंफर्म करती है कि उसकी सुपरमार्केट है और उसने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है और कहती है कि वो एक अच्छी इंसान थी। फिर वो रिवील करती है कि ड्राइवर जैंग डोंग 21 सालों तक गायब था और सिर्फ वापस आकर ये सब गड़बड़ करके चला गया। ये सुनते ही सू जैन जैंग को सब समझ आने लगता है। जैंग डोंग 21 वही आदमी था जो उसके विजन में था। वो पूछता है कि ड्राइवर फैमिली के करीब था। औरत याद करती है कि विक्टिम की सिस्टर उसकी क्लासमेट थी। नई इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोटैगनिस्ट और भी ज्यादा थॉटफुल हो जाता है, क्योंकि केस और भी सस्पिशियस होता जा रहा था। कार में बैठकर वो एक ऑफिसर को कॉल करता है और कहता है कि विक्टिम की फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करे।
और स्पेसिफिकली वो सिस्टर के डेथ्स और कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने को कहता है। फिर वो गाड़ी चला देता है, महसूस करते हुए कि पजल के पीसेस फाइनली जगह पर आ रहे हैं। फाइल में विक्टिम का नाम रिवील होता है, ओ जायोंग, 41 ईयर्स ओल्ड और 7 साल से सेपरेटेड। पता चलता है कि वो दिन रात काम करके बिना किसी मदद के अपने 2 बच्चों को पाल रही थीं। इंसिडेंट वाले दिन शाशिमी रेस्टोरेंट में स्टाफ डिनर था जहां वो काम करती थीं। डिनर के बाद वो अकेले घर जा रही थीं जब हादसे में ये सो कॉल्ड एक्सीडेंट हुआ। सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहां प्रोटैगनिस्ट ओनर से पूछता है कि क्या डिनर लास्ट मिनट प्लान था। ओनर किम मोंग सुंग मना करता है और बताता है कि डिनर्स हमेशा कुछ दिन पहले अनाउंस होते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसने विक्टिम को कितने पैसे दिए थे। किम सुन जवाब देता है कि उसने 100,000 वॉन दिए थे, जो प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा लगता है क्योंकि उसका घर काफी पास था। ओनर एक्सप्लेन करता है कि वो औरत बहुत फ्रूगल थी और अपने बच्चों के लिए स्नैक्स लेने भी पैदल जाती थी, इसलिए उसने मदद के लिए पैसे दिए। वो याद करता है कि उस दिन काफी लेट हो गया था, इसलिए उसने इंसिस्ट किया कि वो टैक्सी से घर जाए ताकि बिल्कुल सेफ रहे। लेकिन ओनर बताता है कि उसने उसे देखा था। वो बताता है कि उसने औरत को कॉर्नर मुड़ने के बाद कार से उतरते हुए देखा था ताकि वो बाकी का रास्ता पैदल तय कर सके। ये कहकर वो अफसोस जताता है कि अगर उसने टैक्सी ले ली होती तो आज जिंदा होती। हमारे प्रोटैगनिस्ट ये सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेता है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ वो कंक्लूड करता है कि जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था उसके लिए उसका रूट और स्केड्यूल प्रिडिक्ट करना काफी आसान था। गाड़ी में वापस आकर वो विक्टिम की बहन वू जिन की फाइल एनालाइज करता है। 45 साल की, सिंगल। उस औरत का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो लॉस में चल रहा था और उस पर 120 मिलियन वॉन का लोन था, वो भी डेंजरस लोन शार्क से। फिर वो ड्राइवर की फाइल खोलता है, जैंग डोंग आकी, जो विक्टिम की बहन के साथ सेम स्कूल में पढ़ा था। उसके रिकॉर्ड में वायलेंस के 2 कन्विक्शंस और 30 मिलियन वॉन का डेट था। ऊपर से वो रिसेंटली ही शहर वापस आया था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि दोनों का मिलना ऑलमोस्ट श्योर था। तब अचानक उसे एक और चीज दिखती है। उसे पता चलता है कि विक्टिम ने 1 साल और 3 महीने पहले अपने बच्चों के लिए 1 बिलियन वॉन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जो अमाउंट बिल्कुल अब्सर्ड था। वो डॉक्यूमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करता है, बेनिफिशियरी, और उसे शॉक लगता है कि बेनिफिशियरी कोई और नहीं बल्कि विक्टिम की बहन वू जिन थी। इस तरह वो केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहां ली मोंग सू को अपने सुपीरियर का कॉल आता है। सीनियर उसे नए ओपोनेंट के बारे में वॉर्न करता है। ली मोंग सू रूड टोन में बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं और फोन काट देता है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो आज की पहली इंटरोगेशन के लिए रेडी है। वो वार्निंग देता है कि दूसरी साइड का लॉयर फॉर्मर सीनियर प्रोसिक्यूटर है और कहता है कि चाहे जो भी हो, इंटिमिडेटेड मत होना। सू जान जायोंग रूम छोड़ने लगता है, लेकिन उसके मन में अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे हवा में कुछ गड़बड़ हो। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, ली मैन सू उसे वापस बुलाता है। थ्रेटनिंग लुक और उंगली उठाकर वो कहता है, कोई भी गलती मत करना। प्रोटैगनिस्ट बस नॉड करता है, जबकि बॉस के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं। उसके जाने के बाद ली मोंग सू विंडो के पास जाता है और बाहर किसी को ध्यान से देखता है। वो एक आदमी को घूरता है और धीरे से नाम लेता है, ग्वांग जिन, बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। सीन दिखाता है गूसोंग जिन को पार्किंग लॉट से गुजरकर एक कार की तरफ जाते हुए, जो उसका इंतजार कर रही होती है। कार के अंदर से एक आवाज आती है, कैजुअली पूछती है, आखिर आ ही गए। कार में बैठा आदमी एरोगेंट स्माइल के साथ कहता है कि वो उस जैसों से हारने वाला नहीं। गूसोंग जिन उसे नफरत भरी नजर से देखता है, क्लियरली मीटिंग से खुश नहीं। दोनों साथ चलने लगते हैं। कार वाला कहता है कि फ्रेश एयर लेने से उसे अच्छा लगा, लेकिन ग्वांग जिन बस जल्दी से सू के पास वापस जाना चाहता है। ग्वांग जिन पूछता है कि जिस प्रोसिक्यूटर का सामना होगा वो कैसा है। उसका कॉलीग उसे काम करता है, कहता है कि वो बस एक रुकी है। वो ऐड करता है कि रुकी थोड़ा एरोगेंट है क्योंकि उसका बाप जोंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड है। इस पर गूसोंग जिन बोलता है कि ऐसे बच्चों को क्रश करना जरूरी होता है, तभी उन्हें लॉ का डर समझ आता है। दोनों गुड बाय कहते हैं और डिसाइड करते हैं कि इंटरोगेशन के बाद साथ में खाना खाएंगे। अकेले रहकर किम यान ह्वान गुस्से में सोचता है कि स्यो जान जायोंग ने उसकी इंसल्ट की है और कसम खाता है कि कोर्ट में उसे औकात दिखाएगा। सीन शिफ्ट होता है इंटरोगेशन रूम नंबर 302 के दरवाजे पर, जहां असली खेल शुरू होने वाला होता है। अंदर प्रोटैगनिस्ट और सस्पेक्ट लॉयर का इंतजार कर रहे होते हैं। लॉयर अपने हाई विन रेट का घमंड करता हुआ एंटर करता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो इंट्रोड्यूस करता है, मैं गूसोंग जिन हूं। वो अपना बिजनेस कार्ड देता है। सू जान जायांग कार्ड ले लेता है, जबकि ओल्डर लॉयर मन ही मन सोचता है कि ये रुकी अपने डेब्यू ट्रायल को अपनी बर्बादी बना लेगा। वेटरन लॉयर मॉकिंगली पूछता है प्रोटैगनिस्ट की एज। यंग मैन जवाब देता है कि ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए।
गू सॉन्ग जिन फेक अपॉलॉजी देता है और कहता है कि वो बस क्यूरियस था। फिर सीधा पॉइंट पर आने को कहता है। वो आर्ग्यू करना शुरू करता है, अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल्स देता है, जैसे पेडेस्ट्रियन अचानक आ जाना या साइकिल का गलत डायरेक्शन में चलना। लॉयर क्लेम करता है कि ये केस भी बिल्कुल ऐसा ही है और कहता है कि ज्यादा ग्रीडी ना बने। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे इंटरप्ट करता है। सीरियस टोन में स्यो जान जायोंग कहता है कि वो पहले मिस्टर जैंग डोंग से एक सवाल पूछना चाहता है। सस्पेक्ट नर्वस हो जाता है और अपने लॉयर से पूछता है कि क्या करें। लॉयर कहता है, सवाल का जवाब दे। सू जान जायोंग लॉयर को इग्नोर करता है और सीधा पूछता है, तुम पर कितना कर्जा है। फिर पूछता है कि इतना महंगा लॉयर हायर करने के लिए पैसा कहाँ से आया। ये सुनकर गू सॉन्ग जिन गुस्से से भर जाता है। स्मर्क के साथ एमसी माफी मांगता है, कहता है कि वो बस क्यूरियस था, लॉयर के ही शब्द यूज करके। गू सॉन्ग जिन अंदर ही अंदर उबल रहा होता है, सोचता है कि ये एरोगेंट ब्रैट उसके सामने ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल शांत रहता है, सोचता है कि देखता हूं ये एक्ट कब तक चलाएगा। फिर वो टॉपिक बदलता है और सस्पेक्ट से पूछता है, क्या तुम डोआम एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। तुरंत ही अगला सवाल, क्या तुम वू जिन को जानते हो, विक्टिम की बहन। इस पर आदमी का रिएक्शन पूरे शॉक होता है। सिचुएशन देखकर ग्वांग जिन तुरंत क्लाइंट को बोलता है जवाब ना देने के लिए। जैंग डोंग तुरंत ओबे करता है। प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि इंश्योरेंस का बेनिफिशियरी बहन थी। लॉयर गुस्से में चिल्लाता है कि इस बात का केस से क्या लेना देना है। सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने डिटर्मिन किया है कि ये सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है। ये सुनते ही जैंग डोंग पसीने में भीग जाता है और उसका चेहरा उसकी नर्वसनेस सब बता देता है। ग्वांग जिन इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है, पॉसिबिलिटीज की बात बंद करो, सॉलिड एविडेंस लाओ। तब हमारे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक छोटी सी कॉन्फिडेंस स्माइल आती है। वो कामली कहता है, मेरे पास एविडेंस है। वो लैपटॉप घुमाता है और एक वीडियो प्ले करता है जो उसने हासिल किया था। स्क्रीन देखते ही जैंग डोंग का चेहरा दहशत से भर जाता है। प्रोसिक्यूटर के कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो डिस्प्ले होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक क्लिप दिखाता है जिसमें जैंग डोंग एक्स इंसिडेंट के दिन विक्टिम के वर्कप्लेस के पास एक कैफे में बैठा हुआ था। ग्वांग जिन इस एविडेंस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि सिर्फ अपने क्लाइंट को ट्रैक करना उसे सस्पेक्ट नहीं बनाता। वो अपने 15 साल के एक्सपीरियंस का घमंड करता है और बोलता है कि वो इस यंग प्रोसिक्यूटर के दिमाग से ये फालतू शक निकाल सकता है। फिर लॉयर कहता है कि प्रोटैगनिस्ट उसके क्लाइंट और विक्टिम की बहन के बीच कॉन्स्पिरेसी का शक कर रहा है। थ्रेटनिंग लुक के साथ वो वार्निंग देता है कि अगर वो ग्रीविंग फैमिली को डिस्टर्ब करेगा तो उसका नाम मीडिया में आ जाएगा। सिचुएशन को देखते हुए वो सजेस्ट करता है कि यंग मैन कॉन्क्रीट एविडेंस लाए, वरना सिर्फ एक्सीडेंट पर ही बात होगी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बीच में ही इंटरप्ट करता है और कहता है कि लॉयर सब कुछ गलत समझ रहा है और सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। उस यंग लड़के का कॉन्फिडेंस देखकर एक्सपीरियंस्ड लॉयर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, थोड़ा सा डर भी जाता है। फर्म नजरों के साथ स्यो जान जायोंग कहता है कि चार्ज डिसाइड करने वाला वो है और उसे लॉयर की परमिशन की जरूरत नहीं। गू सॉन्ग जिन बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है, सोचता है कि एक रुकी में इतनी ऑडेसिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। उसे समझ ही नहीं आता कि प्रोटैगनिस्ट के अंदर ये वेटरन कहां से है। सिचुएशन को समझते हुए लॉयर अपने क्लाइंट को चुप रहने और कोई वीकनेस ना दिखाने को कहता है। तब प्रोटैगनिस्ट अपनी विजन में सुनी हुई कॉन्वर्सेशन कोट करता है, कहता है कि 200 मिलियन बहुत कम अमाउंट है। वो सेंटेंस कंप्लीट करता है 300 मिलियन और जैंग का नाम लेते हुए। आकी बिल्कुल डर जाता है, सोचता है कि इसे ये सब कैसे पता। विक्टोरियस स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि जो मैंने अभी कहा, क्या ये तुम्हें फेमिलियर नहीं लगता। डेस्परेट जैंग डोंग खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया और वो बिल्कुल इनोसेंट है। प्रोटैगनिस्ट बस शांत नजरों से उसे देखता है और एक उंगली से अपने लैपटॉप का की प्रेस करता है। फिर वो पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद सस्पेक्ट ने सबसे पहला फोन कॉल किसे किया था। जैंग हिचकिचाता है। प्रोटैगनिस्ट प्रेशर डालता है और पूछता है कि क्रैश के बाद क्या वो मेंटली स्टेबल था। तब वो रिवील करता है कि कॉल 1.40 AM पर हुई थी, लेकिन फायर डिपार्टमेंट को 6 मिनट के बाद अलर्ट किया गया। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है, क्या इमरजेंसी कॉल को कनेक्ट होने में 6 मिनट लगते हैं। ग्वांग जिन आर्ग्यू करता है कि कैमरा की क्लॉक गलत हो सकती है, लेकिन यंग प्रोसिक्यूटर के पास एक और ट्रम्प कार्ड होता है। वो बताता है कि रिकॉर्ड्स में एक और कॉल है पहली कॉल के एग्जैक्ट 6 मिनट के बाद, और वो कॉल भी 1.40 AM पर ही हुई थी, वू जिन, विक्टिम की बड़ी बहन को। इससे वो कंक्लूड करता है कि आदमी ने मास्टरमाइंड को कॉल किया जब वो जमीन पर पड़ी औरत के मरने का इंतजार कर रहा था। रूम के बाहर लेमन सू शॉक में आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये असल में एक मर्डर केस है। एक सेकंड वेस्ट नहीं करते हुए वो अपना फोन निकालकर चीफ प्रोसिक्यूटर का कॉन्टैक्ट ढूंढता है। सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वो अपने सुपीरियर को कॉल करता है और कहता है कि उन्हें यहां तुरंत आना होगा।
उसी वक्त रूम के कोने में लगी सिक्योरिटी कैमरा दिखाती है कि कोई पूरी कॉन्वर्सेशन चुपके से सुन रहा था। चीफ प्रोसिक्यूटर आता है और शॉक में पूछता है कि एक रुकी ने इतना कॉम्प्लेक्स केस अकेले कैसे सॉल्व कर लिया। दूर से लाई मोंगू सब कुछ देख रहा होता है और मानता है कि किम यू जिन बिल्कुल बुरा नहीं है और ग्वांग जिन को उसका मैच मिल गया है। मुस्कुराते हुए वो पूछता है कि क्या वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए थोड़ा स्क्रिप्ट लिख सकता है। वो कमेंट करता है कि उनकी ब्रांच काफी टाइम से शांत थी, थोड़ा हंगामा बुरा नहीं होगा। तब लाई मोंग सू मलिशियस लुक के साथ पूछता है कि क्या बस इतना ही। उसके प्लान्स काफी बड़े हैं। वो स्माइल के साथ रिवील करता है कि लॉयर ग्वांग जिन उसका क्लासमेट था। इसी वजह से वो उस एरोगेंट आदमी की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देना चाहता है, अपनी सारी रिजेंटमेंट दिखाते हुए। सीन शिफ्ट होता है किम युआन वॉन और ली सो ही पर। युआन चलते चलते पूछता है कि क्या उसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता था। यंग वुमन जवाब देती है कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। तब प्रोटैगोनिस्ट का कजिन कहता है कि गुसांग जिन के अगेंस्ट उसका दिन काफी टफ होने वाला है। किम यान वॉन मजाक उड़ाता रहता है, कहता है कि उस जैसा रुकी कोर्ट में पक्का बेइज्जती झेलेगा। इसी वक्त रिपोर्टर्स का एक ग्रुप गॉसिप कर रहा होता है कि गुसांग जिन वो टाइप का लॉयर है जो पैसे के लिए शैतान को भी डिफेंड कर दे। किम युआन थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर एक बिल्कुल अनबिलीवेबल र्यूमर सुनता है कि गुसांग जिन डिस्प्यूट हार रहा है। एक और रिपोर्टर कंफर्म करता है, बोलता है कि रुकी आग लगा रहा है और एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं हार रहा। ये सुनकर किम यान वॉन बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। तभी इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और जैंग डोंग आकी चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है, सबसे कहता है उसे छोड़ दें। जब सस्पेक्ट को जबरदस्ती ले जाया जाता है, हमारा प्रोटैगोनिस्ट लॉयर को घूरता है और ठंडे टोन में पूछता है, बस अभी जा रहे हो? विक्टोरियस स्माइल के साथ वो पूछता है, कंटिन्यू करना है या बस हो गया? गुसैंग जिन गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाता है कि वो जा रहा है क्योंकि उसे लगा था ये सिर्फ एक सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट है। लॉयर को जाते देख प्रोटैगोनिस्ट कामली कहता है कि बाकी लोग भी निकल सकते हैं। तब लॉयर पलटकर यंग मैन को थ्रेटन करता है, बोलता है कि तमीज में रहे, उसने उस जैसे बहुत देखे हैं। थ्रेट के बाद गुसैंग जिन फाइनली चला जाता है, जबकि प्रोटैगोनिस्ट दूर से बस देखते रहता है। उसके दिमाग में एक मेमोरी आती है। पिछली जिंदगी में वही लॉयर उससे पूछता था कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है। तब उस आदमी ने कहा था कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही लोग उसे इजी टारगेट समझेंगे और सक्सेस के लिए उसे भौंकना और चिल्लाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि वो कांग्रेसमैन को प्यार करता है। प्रेजेंट में वापस आकर प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि उस आदमी का चेहरा आज भी उतना ही घटिया है जितना पहले था। इस सोच के साथ वो दोबारा रूम में एंटर करता है, कसम खाता हुआ कि वो गुसैंग जिन को जल्द ही खत्म करेगा। मीनवाइल हॉलवे में किम यान वॉन दूर से सारा हंगामा देख रहा होता है। शॉक्ड होकर वो ली सो ही की तरफ मुड़ता है और कहता है कि किम यो जिन पूरी तरह बदल चुका है। यंग वुमन पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि प्रोटैगोनिस्ट अब बिल्कुल डिफरेंट इंसान लग रहा है। किम युन जैन बोलने के लिए कुछ नहीं कह पाता और बस धीरे से गाली देता है, इतनी बड़ी बेइज्जती होने पर गुस्से में। सब कंफ्यूज्ड हैं और हवा में एक ही सवाल लटक रहा है, आखिर इस जगह चल क्या रहा है। ऑफिस में वापस प्रोटैगोनिस्ट का फोन डेस्क पर लगातार बजने लगता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी साइड उसका बॉस ली सू होता है। सीनियर उससे बढ़िया काम के लिए कांग्रेचुलेट करता है और खाना खाने बाहर चलने का इनविटेशन देता है। सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में जो 30 साल से जीबीए सर्व कर रहा था। अंदर ली सू ड्रिंक पोर करता है और पूछता है कि केस के ट्विस्ट के बारे में उसे बताया क्यों नहीं गया। प्रोटैगोनिस्ट माफी मांगता है, लेकिन बॉस कहता है कि छोड़ो, उसे रीजन वैसे भी समझ आ रहा है। सीनियर क्यूरियस लुक के साथ पूछता है कि उसने कैसे एक सिंपल एक्सीडेंट को मर्डर केस बना दिया। स्माइल के साथ सीओ जुन जैंग मजाक करता है कि उसने अपनी साइकोमेट्री पावर्स यूज की, लेकिन तुरंत सीरियस हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे क्लूज में काफी लूज एंड्स दिख रहे थे, इसलिए उसने और इन्वेस्टिगेशन की। ली सो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि सिर्फ पेड़ नहीं पूरा जंगल देखना जरूरी है। जैसे ही वेट्रेस खाना लाती है, प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि गुसैंग जिन को बेइज्जत करने के बाद उसका बॉस उसे ज्यादा फेवरेबली ट्रीट कर रहा है। बॉस डबल पोर्शन ऑर्डर करता है और वो सोचता है कि क्या ये कोई नया हेजिंग मेथड है। सीनियर पूछता है कि क्या वो केस को ट्रायल तक ले जाना चाहता है। प्रोटैगोनिस्ट बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। ली सू वॉर्न करता है कि ग्वांगजिन अपनी पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि लॉयर तो केस छोड़ चुका है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बॉस गारंटी देता है कि लॉयर बदला लेने जरूर वापस आएगा। ली सू विकेट स्माइल के साथ कहता है कि वो लॉयर की जिंदगी पर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी डाल रहा है।
दूसरी तरफ फोन पर ग्वांगजिन घबरा जाता है और रिपोर्टर से पूछता है कि वो कौन सा गॉसिपर था जिसने उसे सब कुछ बताया। रिपोर्टर हंसकर कहता है कि वो अपना सोर्स रिवील नहीं करेगा और मजाक उड़ाता है कि सुना है एक रुकी ने उसे बुरी तरह क्रश कर दिया। ये सुनते ही लॉयर गुस्से से फट पड़ता है और फोन पर चिल्लाता है, ध्यान से सुनो। और फिर वो उसे थ्रेटन करता है, कहता है कि इस बारे में एक शब्द भी लिखने की हिम्मत मत करना, वरना उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन प्योर पैनिक में बदल जाता है। हिचकिचाते हुए वो पूछता है कि क्या आर्टिकल ऑलरेडी ऑनलाइन पोस्ट हो चुका है। जर्नलिस्ट माफी मांगता है और बताता है कि उसने हार वाली बात पोस्ट नहीं की, बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि फेमस लॉयर ने मर्डर केस ले लिया है। न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और हेडलाइन होती है, फेमस लॉयर टेक्स मर्डर केस। लॉयर को न्यूज़ की स्पीड देखकर घबराहट होने लगती है। वो सोचता है कि एक रुकी के अगेंस्ट लड़ना तो पीस ऑफ केक होना चाहिए था। तब वो वंडर करता है कि न्यूज़ इसलिए फैली क्योंकि केस कंट्रोवर्शियल था या फिर किसी ने जानबूझकर सब सेटअप किया। मीडिया और पब्लिक प्रेशर के चलते अब उसके पास केस से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। गुस्से में वो टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और ट्रैप में फंसने के लिए खुद को गाली देता है। सीन शिफ्ट होता है एक लग्जूरियस ऑफिस में। एक आवाज बोलती है कि उसने काफी ज्यादा हंगामा मचा दिया है। ये गुसैंग जिन होता है, जो अपने पर्सनल कंप्यूटर पर केस की न्यूज देखते हुए अपॉलॉजी कर रहा होता है। लेकिन एक मिस्टीरियस आदमी कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो किसी स्ट्रे मट को डिफेंड करे। फिर जैंग टेक जुन नाम का आदमी वार्निंग देता है कि हार वो कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। वो अपने ऑर्डर्स देता है, कहता है कि बड़ी बहन को पिटिफुल दिखाओ, जैसे वो बेचारी थी। मर चुकी बहन को ऐसा दिखाया जाए जैसे उसे जो हुआ वो डिजर्व करती थी, और प्रोसिक्यूटर को एक डेमन की तरह पोर्ट्रे किया जाए। जैंग टेक जुन समझाता है कि अगर ऐसा किया गया तो पब्लिक का दिल हिलेगा और जजेस पर प्रेशर पड़ेगा। वो याद दिलाता है कि क्लाइंट्स मॉरल्स की परवाह नहीं करते, उन्हें बस ये देखना होता है कि लॉयर कॉम्पिटेंट है या नहीं। सीनियर सीधा बोल देता है, किसी भी कीमत पर जीतना। अगर वो इतना ट्रिवियल केस भी नहीं जीत सकता तो कंपनी में उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। प्रेशर के साथ ग्वांगजिन ऑफिस छोड़ देता है। मुट्ठी भींचकर वो मिशन एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। यहीं से मीडिया बैटल शुरू होती है। कई रिपोर्टर्स कैमरास के साथ ग्वांगजिन को घेर लेते हैं और केस लेने के प्रेशर और इंश्योरेंस मनी के र्यूमर्स पर सवालों की बौछार कर देते हैं। गुसैंग जिन अपना एक्ट शुरू करता है और पूछता है, आप किस एविडेंस पर एक गमजदा फैमिली पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या वो कह रहा है कि वो इनोसेंट है और उसका रीजन क्या है। लॉयर कहता है कि ये सब प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस हैं और केस में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लॉयर रिपोर्टर्स को याद दिलाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के प्रिंसिपल की। आखिर में वो प्रोसिक्यूशन और मीडिया पर ब्लेम डाल देता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन्होंने उसे गिल्टी ट्रीट करना शुरू कर दिया। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के बाद वो झुककर रिपोर्टर्स से मॉडरेशन की भीख मांगता है, लेकिन अंदर से उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन दिखती है। वो इस ह्यूमिलिएशन का जवाब जरूर देगा। मीडिया पागल हो जाता है। फेमस लॉयर और नो फिंगरप्रिंट्स वाले केस की न्यूज हर जगह फैल जाती है। विजिटिंग रूम में लॉयर वू जिन से मिलता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी इनोसेंस प्रूव करने का प्रॉमिस करता है। लेकिन बदले में वो इंश्योरेंस मनी का आधा हिस्सा मांगता है, जो औरत को पूरी तरह शॉक कर देता है। वो उसे प्रेशर करता है और सच बताने को कहता है कि उसने अपनी ही बहन के साथ ऐसा क्यों और कैसे किया। लॉयर कहता है कि यही एक रास्ता है एक्विटल का और उसे कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ता। वू जिन कन्फेस करती है कि उसे अपने डेट्स चुकाने थे क्योंकि उसे रोज लगता था कि वो रॉक बॉटम पर है। वो याद करती है जब उसकी बहन ने उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी और उसे सोल बेनिफिशियरी बनाया। उस पल से लालच ने उसे कंट्रोल कर लिया। पैसे के ख्याल से वो एक पल के लिए पागल हो गई। रोते हुए वो कहती है कि वो अपने भतीजों का ख्याल रखना चाहती थी और उन्हें बेटर लाइफ देना चाहती थी। पूरे रिग्रेट के साथ वो टूट जाती है। आंसुओं में डूबकर अपनी मर चुकी बहन सू गैंग से माफी मांगती है। ग्वांगजिन ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बस ये सब देखता रहता है। आंसुओं से चेहरा ढककर बेइंतहा रोती रहती है। डरते हुए वो पूछती है कि क्या उसे सच में इनोसेंट माना जा सकता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ग्वांगजिन कहता है कि चिंता ना करें, वो सब हैंडल कर लेगा। इसके बाद मीडिया और भी भड़क जाता है। प्रोसिक्यूटर को रेकलेस और लॉयर को हीरो कहा जाने लगता है। अपने ऑफिस में प्रोटैगोनिस्ट कॉफी का सिप लेता है और सोचता है कि जेटीजे लॉ फर्म पब्लिक ओपिनियन को काफी तेज घुमाता है, लेकिन वो मग टेबल पर रख देता है। जानता है कि इतने शैलो ट्रिक्स सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। डिटर्मिन्ड लुक के साथ सीओ जुन जैंग कसम खाता है कि वो ट्रायल के दिन उनकी सारी झूठी कहानियों को तोड़ देगा। कुछ देर बाद एलिवेटर में उसे अपने छोटे भाई जिन यांग का कॉल आता है। यंग मैन पूछता है कि क्या उसे रास्ते में जंग वू मिला।
प्रोटैगोनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे ये नाम याद नहीं आता। फिर उसे याद आता है कि ली जंग वू किमियो जिन का हाई स्कूल फ्रेंड था जो वायलेंट क्राइम्स यूनिट में काम करता था। सियो जुन जैंग मेमोरी कंफर्म करता है। भाई बताता है कि कल काफी टाइम बाद उससे मिला था। जिन योंग कहता है कि उसका दोस्त उसे जबरदस्ती एक्सीडेंट सीन पर ले गया और फिर गांगवान चला गया उससे मिलने। वो वॉर्न करता है कि अगर वो अचानक आ जाए तो सरप्राइज मत होना और उसे गुड लक विश करता है। और जैसे कोई प्रेमोनिशन हो, एक आदमी सामने आता है और फ्रेंडली वेव के साथ किमियो जिन बुलाता है। प्रोटैगोनिस्ट शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये यही ली जंग वू है। दोस्त पूछता है कि उसे एमनीजिया के बावजूद वो याद है। सियो जुन जैंग कहता है कि उसे बस उसका चेहरा वेगली याद है। अचानक ली जंग वू जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है, जो प्रोटैगोनिस्ट को पूरी तरह चौंका देता है। वो टाइट पकड़ के कहता है कि वो जरूर ढूंढेगा कि किसने उसे 5वीं मंजिल से धक्का दिया। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसे धक्का दिया गया था। दोस्त जवाब देता है, डिटेक्टिव का हंच। ये सुनकर सियो जुन जैंग सोचता है कि कैमरास पर चेक करने पर भी किसी का रिकॉर्ड नहीं मिलता कि किसने हेल्प के लिए कॉल किया था। वो डिसाइड करता है कि बाद में इन्वेस्टिगेट करेगा और ली जोंग वू को कहता है कि कार में बैठो क्योंकि उसका एक ट्रायल है। दोनों कोर्ट हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। कार में दोस्त पूछता है कि वो इतना सीरियस क्यों है और यूजुअल की तरह जोक्स क्यों नहीं मार रहा। ली जोंग वू को अजीब लगता है कि वो गर्ल ग्रुप म्यूजिक भी नहीं सुन रहा और पूछता है कि क्या उसे सच में कुछ याद नहीं। उसे टेस्ट करने के लिए उसका दोस्त पूछता है कि क्या उसे वो 3 लाख याद हैं जो उसने उससे बोरो किए थे। फिर वो मोटरसाइकिल वाली बात भी पूछता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे याद है कि उसने रिक्वेस्ट डिनाई कर दी थी। उसके जवाबों से ली जोंग वू मुस्कुरा देता है, समझ जाता है कि उसका दोस्त सब कुछ परफेक्टली याद रखता है। प्रोटैगनिस्ट रिलीव महसूस करता है। अच्छा हुआ कि असली किमियो जिन के पास एक अच्छा दोस्त था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त का फोन अचानक जैकेट पॉकेट में बजने लगता है। ली जोंग वू कॉल रिसीव करता है और पूछता है कि वू जिन केस में कोई नई खबर है क्या। जैसे ही उसे विक्टिम वू कैंग के सेलफोन के बारे में पता चलता है, प्रोटैगनिस्ट अलर्ट हो जाता है। अचानक उसे एक अजीब विजन आता है और वो सोचता है कि बिना वजह उसकी साइकोमेट्री क्यों एक्टिवेट हो रही है। सू जैन जायोंग एक्सिलरेटर फ्लोर कर देता है और कार तेजी से कॉर्नर काटते हुए टायर की आवाज के साथ मुड़ती है। कोर्ट हाउस में लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन बस एक शो कर रही है। रिपोर्टर्स गॉसिप करते हैं कि एक रुकी के लिए अपना पहला केस जीतना मुश्किल होगा एक वेटरन के अगेंस्ट। एक रिपोर्टर मजाक उड़ाता है कि शायद उसने खुद ही केस बनाया होगा डिटेक्टिव बनने के लिए। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंटली कोर्ट रूम के बीच से गुजरता है। रिपोर्टर उसे घूर के देखता है लेकिन नोटिस ही नहीं करता कि यंग मैन ऑलरेडी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। एविडेंस का बॉक्स उठाए हुए वो सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ उसके पास से निकल जाता है। जर्नलिस्ट शॉक्ड रह जाता है। यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एक ट्रेनी था। उसकी प्रेजेंस इतनी इंपोजिंग होती है कि रिपोर्टर्स सोचने लगते हैं शायद एम्बैरेसिंग मोमेंट लॉयर का ही होगा। सू जैन जायोंग अपनी जगह बैठकर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है, लेकिन नोटिस करता है कि ओपोनेंट गू सैन जिन अभी तक नहीं आया। वो सोचता है कि एक बार फिर उस जगह बैठना कितना अनबिलीवेबल है। ये उसकी रिकवर्ड लाइफ थी एक प्रोसिक्यूटर के रूप में, और वो इस सेकेंड चांस को वेस्ट नहीं करेगा। जजेस आते हैं और डोंग नाम डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल शुरू होता है। प्रोटैगनिस्ट के आंखों में नफरत होती है और वो कसम खाता है कि इस बार अपनी पिछली जिंदगी की तरह वो हार नहीं मानेगा और सबको गिरा देगा। जज डिफेंडेंट को बैठने को कहता है और प्रोसिक्यूटर को इंडाइटमेंट प्रेजेंट करने के लिए बोलता है। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचता है कि अब उसकी जिंदगी का सेकेंड एक्ट शुरू हो रहा है। वो कहता है कि वू जिन ने अपने कॉलीग जैंग डोंग के साथ मिलकर अपनी बहन की जान लेने की साजिश रची। गू सैंग जिन उसे एरोगेंट समझता है और अपनी क्लाइंट को कहता है कि घबराओ मत, सब डिनाई कर दो। वो उसे याद दिलाता है कि अगर जेल गई तो उसके नेफ्यूज का क्या होगा। औरत खुद को कन्विंस कर लेती है कि उसने सब अपने नेफ्यूज के लिए किया और यही उसकी बहन चाहती थी। जज पूछता है कि क्या वू सू जिन प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस को मानता है। दर्द भरी आवाज और कांपते हुए वो सब डिनाई करती है, रोने लगती है और कहती है कि उसे अपनी बहन बहुत याद आती है। ऑडियंस इमोशनल हो जाती है और प्रोसिक्यूटर पर डाउट करने लगती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सिर्फ मुस्कुराता है, जैसे मास्क के पीछे का सच देखना चाहता हो। जज इंटेरोगेशन शुरू करने को कहता है। वो पूछता है कि क्या उसे पता था कि वो 1 बिलियन वॉन लाइफ इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी थी। औरत कहती है कि बहन ने सिर्फ बच्चों का ख्याल रखने को कहा था। वो उसके लोन शार्क्स के डेट्स के बारे में पूछता है। वो कहती है ये नॉर्मल है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि फिर उसने किसी और के नाम का फोन क्यों यूज किया। वो कहती है जैंग डोंग ने गिफ्ट दिया था। प्रेशर में आकर वो मान लेती है कि दोनों डेटिंग कर रहे थे। प्रोटैगनिस्ट डायरेक्टली पूछता है क्या उन्होंने इंश्योरेंस के लिए मर्डर प्लान किया। औरत चिल्लाने लगती है, नो। गू सैंग जिन ऑब्जेक्शन करता है और जज उसे एक्सेप्ट करता है। तब प्रोटैगनिस्ट जोर से कहता है कि वो उसके फोन की बात ही नहीं कर रहा।
ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वो रिवील करता है कि वो विक्टिम वू कैंग के फोन की बात कर रहा है। औरत का चेहरा डर से भर जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे पता था कि बहन अपने फोन पर डायरी रिकॉर्ड करती थी। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। फोन हाथ में लेकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इंसिडेंट के वक्त कुछ और भी रिकॉर्ड हो गया था। रिकॉर्डिंग चलती है, वू कैंग की आवाज, क्रिसमस गिफ्ट्स, फैमिली के सपने। फिर अचानक एक कार उससे टक्कर मार देती है। एक आदमी आता है और कहता है कि वो अभी भी जिंदा है और पैसे का जिक्र करता है। बैक टू प्रेजेंट, प्रोटैगनिस्ट को क्राइम का विजन आता है। वो अचानक ब्रेक्स मार देता है और ली जोंग वू घबरा जाता है। वापस कार में शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस टोन में ली जोंग वू को कॉल करता है। वो पूछता है, हम ये नया एविडेंस कोर्ट में ला सकते हैं ना? ट्रायल वापस स्टार्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट सबके सामने रिवील करता है कि विक्टिम डायरी रिकॉर्ड कर रही थी और उसमें किसी और की आवाज भी कैप्चर हो गई थी। गुसांग जिन घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये रिकॉर्डिंग उससे पहले क्यों नहीं मिली। पैनिक में वो खड़ा होकर ऑब्जेक्शन करता है, हमें इस एविडेंस के बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया। ऑडियंस के बीच ली जोंग वू उठता है, हाथ में सेलफोन पकड़े हुए। वो फोन सबमिट करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट हल्की सी मुस्कान देता है। उसका प्लान परफेक्ट काम कर गया था। वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि सेलफोन को एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ये सच तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। नए एविडेंस को देखकर डिफेंडेंट वू जिन पूरी तरह पैनिक कर जाती है। वो चीखते हुए आगे बढ़ने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया। गुसैंग जिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि जज ऑफिसर को बुलाता है। ऑडियंस शॉक्ड होती है। उन्हें लगा था कोर्ट रूम में बड़ी टक्कर होगी, पर लॉयर को डिफेंसिव होते देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जज 10 मिनट रिसेस अनाउंस करता है ताकि एविडेंस के एडमिशन पर डिसीजन लिया जा सके। ब्रेक के दौरान गुसैंग जिन गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मार देता है। उसका करियर दांव पर लगा होता है, और वो भी एक रुकी प्रोसिक्यूटर की वजह से। फिर वो रुकता है, आंखों में डिटर्मिनेशन भर जाता है। मैं अकेला नहीं डूबूंगा। रिसेस के बाद हियरिंग दोबारा शुरू होती है। जज प्रोसिक्यूटर और डिफेंस को आगे बुलाकर कहता है कि अब सेलफोन एविडेंस पर डिसीजन होगा। बिना वक्त बर्बाद किए रिकॉर्डिंग फिर से प्ले होती है। ऑडियो में जैंग डोंग एक्स की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। वो बोल रहा होता है कि औरत अभी भी सांस ले रही थी और 300 मिलियन का जिक्र करता है। प्रोटैगनिस्ट लॉयर की तरफ मुड़कर पूछता है, आप इसका क्या जवाब देंगे, जबकि आवाज जैंग डोंग एक्स की है? लॉयर समझ जाता है कि चाहे मना करे या ना करे, एविडेंस इवेंचुअली एक्सेप्ट हो ही जाएगा। इसलिए इमेज बचाने के लिए वो तुरंत वो जानता था कि उसे जल्दी हार मान लेनी चाहिए ताकि उसकी इमेज को और नुकसान ना हो। इसके साथ ही एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जज प्रोटैगनिस्ट को डिफेंडेंट से इंटेरोगेशन कंटिन्यू करने को कहता है। वो उस औरत से पूछता है कि फोन में क्या रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो सर झुकाकर चुप रहती है। रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कंप्लेन कर रहा होता है कि औरत अभी तक मरी क्यों नहीं, और पूछ रहा होता है कि पैसे का क्या करेगी। ऑडियो से पता चलता है कि औरत एक लग्जरी हैंडबैग चाह रही थी। ये सुनते ही कोर्ट रूम में लोग गुस्से से भर जाते हैं। उसकी लालच पर हंगामा मच जाता है। विक्टिम का एक्स हस्बैंड खड़ा हो जाता है और गुस्से से फट पड़ता है। आंखों में आंसू लिए वो चिल्लाता है कि उसने इतनी छोटी सी वजह के लिए किसी की जान ले ली, और पूछता है कि वो खुद को इंसान कैसे कह सकती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं जब वो चीखता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। पर नफरत भरी नजर के साथ वो औरत उस आदमी को ही दोषी बताती है। वो इल्जाम लगाती है कि उसने फैमिली को छोड़ दिया था और बच्चों की परवरिश के लिए कोई पैसा नहीं दिया। विकेट स्माइल के साथ वो बताती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इंश्योरेंस अपने नाम पे करवा लिया था। टूटा हुआ आदमी गार्ड्स के द्वारा कोर्ट रूम से बाहर घसीटा जाता है जब वो रो रो कर छोड़ने की भीख मांगता है। जज डिफेंस लॉयर से पूछता है कि क्या वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, लेकिन वो हार मान चुका होता है और मना कर देता है। पहली हियरिंग खत्म होती है और अगला सेशन 10 दिन बाद दोपहर 2 बजे रखा जाता है। बाहर ग्वांग जिन प्रोटैगनिस्ट को घूर कर देखता है और बदला लेने की धमकी देता है। सियो जुन जायांग मुस्कुराकर कहता है कि अब उनकी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि लॉयर का गेम खत्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट को अपने बॉस लीसू का फोन आता है। वो बताता है कि ट्रायल खत्म हो गया और सब ठीक रहा। बॉस पूछता है कोई गलती तो नहीं हुई। प्रोटैगनिस्ट शांत रहकर कहता है सब परफेक्ट था। वो सोचता है कि अपनी नई जिंदगी के पहले बड़े केस में उसने अच्छा काम किया। जैसे ही वो कोर्ट हाउस से निकलता है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि उसने क्राइम का राज कैसे खोला। वो थोड़ा घबरा जाता है और समझ नहीं पाता क्या बोले।
अगला सीन, एक न्यूज़पेपर जोर से टेबल पर फेंका जाता है। ओ माई जंग जर जाती है और अपने पति किम जुन मान से पूछती है क्या हुआ। पिता न्यूज़पेपर दिखाता है और उसे हेडलाइन पढ़ने को कहता है। हेडलाइन होती है, रुकी प्रोसिक्यूटर ने मर्डर केस सॉल्व किया। वो पढ़कर शॉक हो जाती है जब पता चलता है कि प्रोसिक्यूटर उनका बेटा किम सियो जिन है। प्राउड फादर खुशी से बताता है कि उसने सारे इवनिंग पेपर्स खरीद लिए और सुबह के भी लेगा। वो अपने बेटे को गले लगाता है और कॉन्ग्रेचुलेट करता है, माँ ताली बजाती है। सीन प्रोटैगनिस्ट के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जब सूरज ढल रहा होता है। अगली सुबह वो अलार्म बंद करता है। उसे एक पुरानी याद आती है, जब किसी ने उसे कैलेंडर गिफ्ट दिया था। मेमोरी में शिन जैंगसन कहता है कि उसके फादर बैंक से कैलेंडर्स लाए थे गुड लक के लिए। किम युनवान पूछता है, क्या अंकल उसे सोल ट्रांसफर करवाएंगे? किम युनवान कहता है कि ये फ्री फेवर नहीं था और उसे मुश्किल दिखाना पड़ा। वो कहता है सोल में उसे अपना लैकी बनाएगा और टेम करेगा। दोनों नए लैकी के नाम पर टोस्ट करते हैं। बेचारा किम सियो जिन। प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट कैलेंडर पकड़कर सब समझ जाता है। उसे पता चलता है कि ये ट्रांसफर एक ह्यूमिलिएशन प्लान था। गैंगविन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में वो अपने बॉस के रूम जाता है। बॉस फोन पर चिल्लाता होता है कि ये जगह एग्जाइल जैसी है। फोन रखकर प्रोटैगनिस्ट से पूछता है क्या उसका अंकल चीफ प्रोसिक्यूटर किम योंग जुन है। वो बताता है कि उसे कनेक्शंस यूज करके ट्रांसफर करवाना चाहिए, वरना रेज्यूमे खराब हो जाएगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो वहीं रहना चाहता है और बिना कनेक्शंस के सीखना चाहता है। वो कहता है कि किम युनवान का पपेट बनने से बेहतर है यहीं स्ट्रांग बनना। बॉस शॉक हो जाता है, पर अंदर से उसे रिस्पेक्ट महसूस होती है। मीटिंग रूम में एक कोलीग प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाता है। बॉस गुस्से में उसे चुप कराता है और एक केस फाइल उसके हाथ में थमा देता है। केस फ्रॉड और एम्बेजलमेंट का होता है। कोलीग कहता है सेक्रेटरी इनोसेंट है क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला। प्रोटैगनिस्ट बोलता है चांस है वो अकाउंटलेस हो और सीक्रेट अकाउंट हो सकता है। बॉस उसकी बात से अग्री करता है और उस एरोगेंट लड़के को और भी ज्यादा शर्मिंदा करता है। बाद में लीसो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो उससे पीछे छूट रही है और अब और मेहनत करेगी। प्रोटैगनिस्ट अपने फादर से बात करता है जो मदद ऑफर करता है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। वो डिसाइड करता है डोंग नाम के कोल्ड केसेस इन्वेस्टिगेट करेगा। वो एक किडनैपिंग केस उठाता है यू सॉन्ग नाम के लड़के का, जिसका डेड बॉडी मैन होल में मिली थी। वो फाइल पढ़ता है और गुस्से से भर जाता है कि क्रिमिनल अभी तक फ्री है। तब लीसो आती है और पूछती है क्या कर रहा है। वो कहती है वो लेट काम कर रही थी। दोनों अग्री करते हैं कि कल्प्रिट को पकड़ना जरूरी है। लीसो शाय होकर साथ चलने को कहती है और प्रोटैगनिस्ट मान जाता है। लास्ट सीन में प्रोटैगनिस्ट के अंकल किम योंग जुन अपने बेटे से बात करता है और कहता है कि जब लड़का सोल आएगा तब उसे कंट्रोल करेगा।